सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो जायसी वाला पाठ है, पद्मावत का अंश 12 मासा नाम से संकलित कर रखा है, जिसमें नागमती के वियोग का वर्णन है। 4 महीनों में जो नागमती के वियोग की स्थिति है, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन चारों पदों की बारी बारी से हम व्याख्या देखेंगे। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं। जो 12 मासा का पहला पद है, अगहन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना। जो मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर यानी जो विक्रमी संवत का जो अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो मार्गशीर्ष का महीना है, वो अंग्रेजी कैलेंडर ईस्वी सन के हिसाब से वो नवंबर दिसंबर का समय पड़ता है। तो नवंबर दिसंबर के हिसाब से आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ध्यान दीजिए, जब चित्तौड़ का राजा रत्नसेन सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाता है, तब उसकी जो पत्नी है नागमती, वो उस राजा रत्नसेन के प्रेम में वियोग की दशा भोगती है और उसके वियोग का वर्णन यहाँ किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि हिंदी साहित्य में जो रानी नागमती का वियोग है, वो हिंदी साहित्य के लिए एक अद्भुत थाती के समान है, धरोहर के समान है। तो अपने यहाँ मार्गशीर्ष के महीने में नागमती के वियोग की क्या स्थिति है, उसका हम यहाँ वर्णन देख लेते हैं। प्रसंग आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा का अंश है। 12 मासा जायसी रचित पद्मावत का अंश है। इसमें नागमती के वियोग का वर्णन है। मार्गशीर्ष के महीने में नागमती के वियोग की क्या स्थिति है, कैसा वो उस दुख को झेल रही है, इसका वर्णन है। प्यारे बच्चों, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लें। हमने ये बात की थी कि जो श्रृंगार रस होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति नायक नायिका को सुख देती है, वियोग श्रृंगार में वही सुख जो है दुख का कारण बनता है। यहाँ पर मार्गशीर्ष के महीने में प्रकृति का उद्दीपन रूप में जायसी ने चित्रण किया है, यानी जो नायिका नागमती है उसके विरह को बढ़ाने का काम प्रकृति कर रही है, तो उद्दीपन रूप में है। यहाँ पर जैसे कि मार्गशीर्ष का महीना नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, यहाँ से अपनी ठंड शुरू हो जाती है, ठंड का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो शीत ऋतु होती है, सर्दी के जो दिन होते हैं, उसमें विरह की अवस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, अगहन देवस गटा निसी बाडी, दूबर दुख सो जाय किमी काडी। ठेठ अवधि भाषा में जायसी ने ये पद्मावत जो प्रबंध काव्य है 1540 ईस्वी में लिखा था। अगहन देवस, अगहन का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना, देवस दिन, घटा घट जाते हैं, निसी रात, बाडी बढ़ जाते हैं, दूबर, दूबर यानी बड़ा कठिन है, और दुख, कौन सा दुख? विरह का दुख, जो रत्नसेन के वियोग का दुख है वो बड़ा दूबर हो रहा है। जाय किमी काडी, कैसे उसको निकाला जाए, कैसे उससे पार पाया जाए। अब धनी, धनी का मतलब होता है यहाँ वीरानी नायिका के लिए है स्त्री, और स्त्री कौन है यहाँ? नागमती। तो धनी का मतलब नागमती। देवस दिन विरह बा राती, जरे, जरे यानी जलना, किस में जलना? विरह की आग में, विरह की आग में जलना। जो दीपक बाती, कांपा ईया जनाऊ सीऊ, ईया यानी हृदय, ईया कहते हैं अपन हृदय को, और तोपे जाए ओई संग पीऊ तब, और पे कहते हैं दूर, पे कहते हैं दूर, और पीऊ यानी प्रियतम। गर गर चीर, चीर कहते हैं वस्त्र, नए नए वस्त्र जब धारण करते हैं। चूँकि मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण के जो आराध्य मानते हैं, कृष्ण को जो आराध्य मानते हैं, उनके लिए ये अच्छा महीना है। चीर यानी नए नए वस्त्र, रचा यानी पहनते हैं, यानी काहू यानी
किस किस प्रकार के यानी नाना भांति के अलग अलग प्रकार के मोर रूप रंग लेगा नाहू, और मोर यानी मेरा रूप रंग और नाहू यानी नाथ स्वामी यहाँ रतन सेन के लिए आया। तो एक बार हम पहले इन लाइनों का जो है अर्थ कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने जायसी नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए मार्गशीर्ष के महीने में उसकी क्या स्थिति है उसको यहाँ बता रहे हैं कि अगहन दिवस घटा निसी बाडी, रानी नागमती, नायिका नागमती वियोग की स्थिति से गुजर रही है। वियोग का दुख, चूँकि 12 मासा नाम से 12 ही महीनों का चैत्र से लगा करके फाल्गुन तक के उसके वियोग का वर्णन जायसी ने किया है, लेकिन अपने यहाँ पाठ्यक्रम में केवल अंतिम 4 महीनों का ही वियोग का वर्णन है। तो उस वियोग की स्थिति में प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है, आपको पता है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमकता है और दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और उसके बाद से जो है दिन छोटा होने लगता है और रातें बड़ी होती है। तो लगभग अपन नवंबर दिसंबर के महीने में आएंगे तब यहाँ पर रातें बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। तो मार्गशीर्ष के महीने में दिवस घटा, दिन घट जाते हैं अर्थात छोटे हो जाते हैं, निसी बाडी और रात बढ़ जाती है। यहाँ कवि जायसी ये कहना चाहते हैं कि सामान्य जब रातें छोटी थी तभी नायिका नागमती से ये विरह का दुख सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी हो गई है, और प्रियतम के बिना आपको पता है कि ये जो शीतकाल का समय है ये गुजारना निकालना बड़ा मुश्किल है। दूबर दुख सो जाए कि मिकाडी, इसलिए कवि जायसी कह रहे हैं कि ये विरह का दुख रानी नागमती के लिए, नायिका नागमती के लिए बड़ा दूबर हो गया है, बड़ा कठिन हो गया है कि जाए किमी काटी, इस विरह के समय को, इस विरह के दुख को वो कैसे निकाले, अर्थात कैसे इस विरह के दुख से वो पार पाए। ये विरह का दुख और ज़्यादा उसको तकलीफ दे रहा है। अब नायिका ये सोच रही है कि इस विरह के भयानक दुख को वो कैसे निकाले, कैसे इसको व्यतीत करे। अब धनी देवस विरह बाराती, अब धनी यानी स्त्री, स्त्री यानी यहाँ नागमती, अब धनी देवस विरह बाराती, अब उस नायिका नागमती को दिवस विरह बाराती, दिन भी जो है रात के समान प्रतीत होने लगे हैं। दिवस विरह बाराती यानी दिन भी, दिन वैसे तो छोटे हो रहे हैं लेकिन रात की तरह विरह के कारण वो दिन भी उसको ज़्यादा लंबे लगने लग गए हैं, अर्थात दिन का समय भी उससे नहीं निकल रहा है। तो अब धनी दिवस विरह बाराती, अब उस नायिका नागमती को ये जो दिन है ये भी बड़ा तकलीफ दे रहे हैं, ये दिन का समय ही नहीं निकल रहा है, दिन भी रात की तरह उनको लग रहे हैं। जरे विरह जो दीपक बाती, ज्यों शब्द आया उत्प्रेक्षा अलंकार है, जरे विरह जो दीपक बाती, यानी नायिका नागमती उस विरह की आग में वैसे ही जल रही है जैसे मानो दीपक की बाती जल रही हो। दीपक की जो बाट होती है वो बाती धीरे धीरे तिल तिल करके जलती रहती है, एक समय पे वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्थिति नायिका नागमती की है कि वो भी विरह के कारण वो उस दीपक की बाती की तरह तिल तिल जल रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कांपा या जनाऊ शिव, अब ठंड चालू हो गई है, मार्गशीर्ष के महीने में धीरे धीरे सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस ठंड के कारण कांपा या जनाऊ शिव, उस ठंड के कारण नायिका नागमती का हृदय कांपने लग रहा है और जनाऊ शिव, और उसको ठंड का आभास हो रहा है, ठंड उसको महसूस होने लगे। उसका हृदय का कांपना ये बता रहा है कि अब ठंड शुरू हो गई है। तोपे जाए होई संग पीऊ, तोपे जाए होई संग पीऊ, और उस पर तब दूर जाए, यानी ऐसी स्थिति में प्रियतम उससे दूर चले गए, पे जाए, पे दूर चले गए हैं, होई संग पीऊ, जबकि इस समय में, इस मार्गशीर्ष के महीने में उस नायिका के पास प्रियतम को होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, वो दूर चले गए हैं। घर घर चीर रचा सब काऊ, अब मार्गशीर्ष के महीने में जैसा कि मैंने बताया कृष्ण को आराध्य मानने वाले लोग आनंद उल्लास मनाते हैं और ये कृष्ण का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है। तो यहाँ पर घर घर चीर रचा सब काऊ,
इस महीने में जो महिलाएं होती है, स्त्रियां, नायिका, वो अपने प्रियतम को रिझाने के लिए नए नए वस्त्र पहनती है, नए नए कपड़े पहनती है। चीर यानी वस्त्र, घर घर चीर रचा सब काहू, यानी प्रत्येक घर में स्त्रियों ने किसी न किसी प्रकार का वस्त्र पहन रखा, अर्थात नए नए कपड़े उन्होंने पहन रखे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए। मोर रूप रंग लेगा नाऊ, लेकिन नायिका नागमती वो कपड़े नहीं पहन रही है, वो सज रही धज रही नहीं है, क्योंकि उसका प्रियतम उसके पास नहीं है। मोर, नायिका नागमती कह रही कि मेरा रूप और रंग, मेरा जो लावण्य था, मेरी जो सुंदरता थी, वो तो मेरे प्रियतम नाथ स्वामी रत्नसेन जब यहाँ से गए तभी अपने साथ वो लेकर के चले गए। पलटिन बहुरा गाजो बिछो है, वापस कठिन शब्द देख लेते हैं। पलटिन बहुरा, पलट करके वापस नहीं आए, लौट करके नहीं आए। गाजो बिछोई, छोड़ करके गए। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। अब वो पहले वाला रंग, पहले वाला लावण्य, पहली वाली सुंदरता, पहले वाली मुस्कान वापस हो सकती है कब? जब वापस प्रियतम आएगा तब। सियरी अगिनी बिरहनी ये जारा, सुलगी सुलगी दगदे बेचारा, यानी श्याले की आग, शीत ऋतु की आग, जैसे उस आग जो है वो तिल तिल करके जलती है और क्षार राख कर देती है, ऐसे विरह की आग उसको कर रही है। ये दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरम करे बसवंतु। अर्थ देख लेते हैं। पलटिन बहुरा गाजू बिछोई, नायिका नागमती ये कह रही है कि एक बार प्रियतम जो मुझसे बिछुड़ करके गए, जो मुझको छोड़ करके गए, पलटिन बहुरा, वापस पलट करके उन्होंने नहीं देखा। अर्थात एक बार वो गए, वापस पलट करके उन्होंने देखा नहीं कि मेरी क्या स्थिति है, नायिका की क्या स्थिति है। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, अब तो फिरे फिरे रंग सोई, वही रंग, वही रूप, वही लावण्य वापस आ सकता है जब प्रियतम वापस लौट करके आ जाएं। प्रियतम के लौटने के साथ ही नायिका की सुंदरता, उसका रूप लावण्य, उसका देदीप्यमान करता चेहरा वापस हो पाएगा। लेकिन प्रियतम यदि पास में नहीं है तो अभी वो बहुत ही रंग रूप में फीकी पड़ी हुई है। सियरी अगिन बिरहनी ये जा रहा, ये जा रहा हृदय को जला रही है। विरहनी यानी सर्दी में जो विरह की आग है, विरह रूपी आग उस नायिका के हृदय को जला रही है। यहाँ रूपक अलंकार हो गया, विरह रूपी आग का है, आरोप किया है, रूपक अलंकार हो गया। और वो नायिका के हृदय को विरह रूपी आग जला रही है। कैसे जला रही है? सुलगी सुलगी दगदे बेचारा, सुलग सुलग करके, जैसे शीत ऋतु में आग सुलग सुलग करके लगती है और जो लकड़ी होती है उसकी क्षार बानी कर देती है, ऐसे ही वो विरह की आग नायिका को सुलग सुलग करके उसको जो है जला रही है। और नायिका की स्थिति राख के समान हो रही है, यानी वो जल जल करके राख के समान हो रही है। क्षार कहते हैं राख। आपको पता है कि जो आग की 3 अवस्थाएं होती है अपनी, सर्दी गर्मी बरसात है। तो सर्दी गर्मी बरसात में जो सर्दी में जो आग की स्थिति वो बचपन की होती है, और सर्दी के बाद आती है आपके गर्मी, गर्मी में उसकी जवानी होती है। और जो वर्षा ऋतु आती है उसमें आग का बुढ़ापा होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सर्दी में तो हर कोई आग से खेलता है और गर्मी में कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। और जो वर्षा ऋतु होती है उसमें वो बुढ़ापा होता है। यह दुख दगद न जाने कंतु, कंतु कहते कंत स्वामी पति, यहाँ रत्नसेन के लिए आया। ये दुख दगद, ये जो विरह में जलने का, दगद कहते हैं जलना, ये विरह की आग में जो जलने का दुख है, ये मेरे पति स्वामी रत्नसेन नहीं जानते हैं। अगर जान रहे होते तो आ जाते। अगर वो जान रहे होते कि नायिका नागमती उसकी पत्नी अगर दुख में है तो नायक लौट करके आ जाता, रत्नसेन लौट करके आ जाता। लेकिन वो इस दुख को नहीं जान रहा है, इसलिए वो लौट करके वापस नहीं आया। जोबन जरम करे बसमंतु, ये विरह की आग जो है ये उस नायिका नागमती के जोबन, यौवन और जरम, उसके जन्म को भस्म कर रही है। अर्थात उसके इस यौवन को और उसके इस मनुष्य जन्म को वो भस्म कर रही है विरह की आग।
इस प्रकार ठेठ अवधी भाषा में यहाँ पर जायसी ने नागमती के वियोग का बड़ा सुंदर और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, बड़ा चढ़ा करके यहाँ वर्णन किया है। देखिए, पिएसो कहेऊ संदेशड़ा ए भौंरा ए काग। आपको पता है कि ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य है पद्मावत। इसमें चौपाई और दोहे काम में लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये दोहा है, चौपाई के बाद दोहा रखा गया है। और चौपाई में आपको पता है कि 16-16 मात्राएं होती है और दोहा में जो है 13-11 मात्रा होती है। तो क्या कहा दोहे के माध्यम से, पिएसो कहेऊ संदेश लोए भंवरा ये काग। मैंने बताया था कि शीत ऋतु में जो भंवरे हैं और जो कोयल है वो नायिका को अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन विरह के कारण वो दुख दे रही है, तो वो अपने प्रियतम के पास एक संदेश पहुंचाना चाह रही है। नायिका नागमती भंवरे और कोयल को संदेशवाहक बना करके अपने प्रियतम के पास एक संदेश पहुंचाना जा रही है। इसलिए वो क्या कर रही है, पिएसो कहेऊ संदेशड़ा ए भंवरा ए काग। हे उड़ने वाले भंवरे और कौवे, तुम जाकर के मेरे प्रियतम को एक संदेश मेरा कह देना। मेरा जो रानी नागमती का संदेश है, उसकी प्रेयसी का जो संदेश है, वो मेरे प्रियतम को जाकर के कह देना। ये भंवरे और ये कौवे, सो धनी बिरे जरी मुई तेग धुआं हम लाग। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ वर्णन किया गया है। क्या कहा है, सो धनी, यानी जो तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी पत्नी जो नागमती है, विरह जरी मुई, इस विरह की आग में जल करके मर गई है। और तेहिक धुआं हम लाग, और उस मरने के कारण, विरह की आग के कारण जो धुआं निकला, वो धुआं काला होता है, और उस धुआं जो निकला और धुआं उस कोयल और उस भंवरे के शरीर को लगा, इसलिए वो भंवरे और जो कोयल है वो काले हो गए हैं। ऐसा जाकर के तुम मेरे प्रियतम को, रत्नसेन को जाकर के कह देना। इस प्रकार का ठेठ अवधी भाषा में बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ जायसी ने किया है। ध्यान दीजिए, मसनवी शैली का प्रयोग है, दोहा चौपाई शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, रूपक अलंकार आया है, और रानी नागमती के वियोग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन है। ये सब आप कहाँ लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे। इस प्रकार जायसी ने हिंदी माह का जो 9वां महीना है अगहन, मार्गशीर्ष, जो 12 मासा में अपना यहाँ पहला संकलित पद है, उसमें नायिका नागमती के विरह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, बड़ा मनोहारी चित्रण किया है, और प्रकृति का यहाँ उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। निश्चित रूप से ये व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आगे वाले पद की भी व्याख्या बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।